हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का। और फ्रेंड्स, इस परीक्षा में सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये परीक्षा 25 सितंबर 2016 को हुई थी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। और इस वीडियो सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, यूरोप के निम्नलिखित देशों में कौन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली है। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस दिया गया है। तो फ्रांस यूरोप का ऐसा देश है जो मूल रूप से खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में 4 राजधानियों में से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। तो ऐसी यूरोप की कौन सी नदी है जो कि 4 राजधानियों से प्रवाहित होती है। तो ये है फ्रेंड्स नदी आपकी डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी कौन कौन सी राजधानी से प्रवाहित होती है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें है वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। तो इन राजधानियों से डैन्यूब नदी प्रवाहित होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है। तो हीरे के लिए जो प्रसिद्ध किम्बरले की खान है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे डेनमार्क, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका दक्षिण अफ्रीका। तो जो किम्बरले की खान है इसके विषय में इसकी खास विशेषता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खान है। और फ्रेंड्स, इसे हम बिग होल के नाम से भी जानते हैं। और ये डायमंड की इतनी बड़ी खान है कि इसे हम अंतरिक्ष भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति नहीं थे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फखरुद्दीन अली अहमद। क्योंकि फ्रेंड्स 1974 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था इन्होंने। बाकी सभी व्यक्तियों ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में और फिर राष्ट्रपति के रूप में पद को सुशोभित किया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फखरुद्दीन अली अहमद। और इनके विषय में एक और जानकारी आपको याद रखनी है कि ये भारत के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, राज्यों की विधानसभाओं का, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का, या फिर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत में राज्यसभा है वो राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्र जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी आती है तो उनकी विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करती है। और ये कभी भी विघटित नहीं होती है। और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। और फ्रेंड्स, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, ये सभी आपको मालूम होगा। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे फ्रेंड्स आपका, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और फ्रेंड्स, इस बैठक में यानी कि इस बैठक में जो अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, यानी कि उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन जो 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान की बैठक हुई थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और इन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था।
तो इस तरह से इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है, यानी कि कौन सा एलिमेंट है जो कि भारत में जनमत के निर्माण में मेन भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं परिवार, स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक निर्णय या फिर शिक्षा संस्थाएं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका स्वतंत्र प्रेस। क्या है फ्रेंड्स? स्वतंत्र प्रेस, यानी कि मीडिया की बात की गई है यहाँ पर। तो लोकतंत्र का मीडिया को चौथा स्तंभ भी जाना जाता है, और यदि किसी देश के लोकतंत्र में यानी कि उसकी डेमोक्रेसी में कुशल प्रशासन यदि करना है तो उसमें मीडिया का महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है। तो किसकी प्रथम जिम्मेदारी बनती है? यदि यहाँ पर जो पूछा गया है महालेखा परीक्षक द्वारा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद। तो यहाँ जो कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो टिप्पणियां होती है तो उन पर जो कार्रवाई करने की जो जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो होती है फ्रेंड्स संसद की। और एक इससे रिलेटेड आपको बात याद रखनी है कि संविधान का जो अनुच्छेद है वो है 149 से लेकर 151 तक। तो 149 से लेकर 151 तक के जो आर्टिकल है तो उसमें इसके विषय में यानी कि नियंत्रक और महालेखा के विषय में प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 149 के अनुसार यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकारी या फिर निकायों के खातों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा किया जाता है। तो ये बात इसमें लिखी गई है। तो हमें याद रखना है कि यदि इसके विषय में क्वेश्चन पूछा जाए कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जो टिप्पणियां की जाती है तो उन पर कार्रवाई करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो होती है संसद की। ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा शहर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में भारत के 476 शहरों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो यहाँ पर बात कही गई है कि 476 शहरों की जो सूची में तो स्वच्छ भारत रैंकिंग में शीर्ष पर है। और फ्रेंड्स ये रैंकिंग थी फ्रेंड्स 2016 की, क्योंकि उसी दौरान ये पेपर हुआ था। तो उस समय भी जो शीर्ष पर राज्य था वो राज्य था उस समय मैसूर। उस समय शीर्ष पर था मैसूर। लेकिन यदि मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो 2021 की यदि मैं बात करता हूं तो स्वच्छता में जो प्रथम स्थान है वो है फ्रेंड्स इंदौर शहर का, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। तो हमें ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार को अपना नामांकन सर्वप्रथम भेजा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए हैं बीजापुर, पौंडीचेरी, दुर्गापुर, चेन्नई। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के लॉन्च होने के 25वें दिन बाद जो केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी, इसने 100 स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल होने के लिए राजधानी यानी कि अपने राजधानी शहर को सर्वप्रथम नामांकित किया था। तो यहाँ पर जो नामांकन किया गया था वो किया गया था पौंडीचेरी का। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में निम्न में से कितने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन करंट के पूछे गए थे, ये क्वेश्चन जो कि 2015 का जो पेपर है वो 2016 में हुआ था। तो यहाँ पर उस दौरान की करंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जेम्स एंडरसन। तो 400 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में जो रिकॉर्ड बनाया था वो था जेम्स एंडरसन का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस देश में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएस ने वर्ष ईद के दिन 115 लोगों को मार डाला? तो फ्रेंड्स ये भी उसी टाइम का करंट का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, इराक। तो इराक में
जो आतंकवादी संगठन यानी कि इस्लामिक स्टेट ने ईद के दिन 115 लोगों को मार डाला था, तो वो था राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2014 में भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवयव था, यानी कि सबसे बड़ा एलिमेंट क्या था? दीर्घकालीन ऋण, अनिवासी भारतीयों की जमा, विदेशी वाणिज्य उधारी या फिर आईएमएफ से ऋण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो था फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखेंगे सी, विदेशी वाणिज्य उधारी। तो फ्रेंड्स ये जो करंट के क्वेश्चन हैं ये उस दौरान पूछे गए थे, लेकिन अभी लेटेस्ट में जो पेपर होने वाला है तो उसमें आपको कम से कम 6 मंथ का जो ओल्ड करंट है वो आपको रेडी कर लेना है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेनली फ्रेंड्स आपको लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रमेव जयते कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके नाम से जुड़ा है? यहाँ पर श्रमेव जयते की बात की गई है। तो फ्रेंड्स ये जो कार्यक्रम है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, उनके नाम से जुड़ा हुआ है। और ये जो कार्यक्रम है फ्रेंड्स इसका जो शुभारंभ किया गया था वो 16 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और फ्रेंड्स ये जो श्रमेव जयते हैं ये उतनी ही भूमिका रखता है जितनी हमारा सत्यमेव जयते भूमिका रखता है। और एक और इसके विषय में मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, तो ये भी हमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स इसको अपने सभी फ्रेंड्स के पास में शेयर कर दीजिए, सो दैट फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निदेशित कोर उद्योग में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसे भारत में निदेशित कोर उद्योग में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, सीमेंट, स्टील, सॉफ्टवेयर या फिर कोयला। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स भारत में 8 कोर उद्योग होते हैं, और जिनमें से आपको मैं बताना चाहूँगा जो कि आपका है प्राकृतिक गैस उत्पादन, कच्चा तेल है, कोयला उत्पादन है, आपका उर्वरक उत्पादन है, सीमेंट उत्पादन है, स्टील, पेट्रोलियम और विद्युत उत्पादन। ये सभी भारत के 8 कोर उद्योगों में आते हैं, तो इसमें सॉफ्टवेयर नहीं आता है। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स इसका सभी को आपको मालूम भी होगा कि किसके प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार किसके प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है फ्रेंड्स नौ संचालकों के द्वारा। और सोनार की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? वो होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसका प्रयोग 9 संचालकों द्वारा किया जाता है। और फ्रेंड्स पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने या उनको ढूंढने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम साउंड वेव्स का प्रयोग करते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन से भी सभी परिचित होंगे। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और फ्रेंड्स जो विटामिन सी है वो प्रचुर मात्रा में किस किस में पाया जाता है? वो अक्सर खट्टे फलों में, मिर्च में, संतरे में, टमाटर में और अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं, किसके द्वारा हम कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश पाते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन होता क्या है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? तो फ्रेंड यहाँ पर जब भी आप देखेंगे कि सूर्य का जो प्रकाश है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रवेश करता है, तो पहले मीडियम में उपस्थित जो वायु के जो कण होते हैं वे अन्य परमाणु प्रकाश के कुछ हिस्से को क्या कर सकते हैं? वो कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो एब्जॉर्ब लाइट होती है इस मात्रा को वो बाद में
इन कणों द्वारा क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं। तो इस तरह से इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे उत्तम चालक कौन सा होता है बिजली का, तो यहाँ पर दिया गया है शुद्ध जल, समुद्री जल, सूखी लकड़ी या फिर प्लास्टिक। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा, वो बनेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जल। आखिर समुद्री जल क्यों, तो इसका राइट आंसर समुद्री जल क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स समुद्री जल में जो लवण घुले हुए होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव होता है उसी के कारण हमें क्या मिलती है, बिजली मिलती है, विद्युत धारा मिलती है। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो बिजली का जो उत्तम चालक हैं, जो गिवन ऑप्शंस हैं, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जल। बाकी फ्रेंड्स शुद्ध जल, सूखी लकड़ी और प्लास्टिक है, ये सभी क्या हैं, कुचालक हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 सेब खरीदकर 11 में 10 सेब बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो फ्रेंड्स इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने प्रॉफिट और लॉस के ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियो, शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो प्लेलिस्ट में डाली है। आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैथ से रिलेटेड सभी वीडियोस वहाँ पर अपलोड की गई है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम के ऊपर काफ़ी वीडियो मिलेगी, आपको ज्योमेट्री की वीडियो आपको वहाँ पर काफ़ी मिलेगी, और बाकी टॉपिक्स से रिलेटेड भी आपको वहाँ पर वीडियो अवेलेबल होगी। यदि आप चैनल की प्लेलिस्ट पर दी गई वीडियो को सभी को देख लेते हैं, तो मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन जो भी इस परीक्षा में आने वाला है वो आपसे नहीं बचेगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे और सभी वीडियोज को एक बार देख डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि उनमें मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चनों को हल किया है, जो आपके चंद सेकंडों में ही क्वेश्चंस का आंसर ला सकते हैं। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने वहाँ पर प्रयोग की है। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं एकदम शॉर्ट मेथड में करना चाहूँगा। तो सबसे पहले इसके लिए क्या दिया है कि 10 रुपये में कितने सेब खरीदता है, 11। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद में 11 रुपये में सेब खरीदता है कितने, 10। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट परसेंटेज को निकाल सकता हूँ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले 11 की 11 में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दीजिए, और फिर 10 की 10 में मल्टीप्लाई करके उसका कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और अपॉन यहाँ पर 10 का स्क्वायर लिखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा सीधा आंसर। तो यहाँ पर होगा 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121, 121 माइनस 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 10 का स्क्वायर 100। तो 121 माइनस 100 कितना होगा फ्रेंड्स, 21/100 कितना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 21/100, और परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पर 100, तो 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पर आया 21%। ये मैंने एक शॉर्ट कट मेथड से इसको क्वेश्चन को किया है। यदि आपको लेंदी वे में और ट्रेडिशनल मेथड में भी यदि आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका समय काफ़ी खर्च होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 21%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देखेंगे, जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते नहीं हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना है कि वे आपस में काटते नहीं हैं, तो तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि जो कॉमन उसकी स्पर्श रेखा है उसकी संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, एक हमारा ये वृत्त है और दूसरा हमारा ये वृत्त है। ये दोनों वृत्त आपस में नहीं काटते हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है, और एक इस तरह से हम स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा को इस तरह से खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखा यानी कि जो वृत्त को स्पर्श करते हुए खींची जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी संख्या हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। तो इस तरह से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 का 20% और 20 का 10% के मान के लिए गलत
कथन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट वे में हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि 10 का कितना फ्रेंड्स 20%, 10 का 20% कितना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस जीरो से ये जीरो और 2 और की 1 की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि फ्रेंड्स आप देखते हैं कि यदि मैं 10 का 20% निकालता हूँ तो 10 इंटू 20/100 करता हूँ। तो इस तरह से इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाती है। तो इसी को मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि यदि 10 का 20% है तो ये दोनों जीरो आपस में कटेगी तो कितना आ जाएगा 2%, प्लस इधर से भी 20 का 10% है तो इस जीरो से ये जीरो कटेगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2%। तो 2 + 2 यानी कि 4%। अभी हमें देखना है कि 4% कौन से ऑप्शंस में नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे 10 का 40% कितना होगा, ये जीरो इस जीरो से, क्योंकि बाई 100 होता है इसलिए दोनों जीरो कट जाती है तो ये 4% होगा पहले ऑप्शन का, ये सही है। दूसरा भी ये जीरो कटेगी बाई 100 करेंगे तो ये भी 4% आएगा। इस जीरो से ये जीरो कटेगी बाई 100 करेंगे तो ये भी 4% आएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जब हम इसका 100 करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 9%। क्या आएगा फ्रेंड 9%, जो कि ये गलत है। और वही हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, जो कि 4% नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी में 4% नहीं आता है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अल ब्रूनी साथ आया, तो अल ब्रूनी किसके साथ आया था। तो फ्रेंड्स अल ब्रूनी किसके साथ आया था, गजनी के महमूद के साथ में, मोहम्मद गोरी के साथ, बाबर के साथ, या इसमें से किसी के साथ नहीं। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा तो गजनी, जो अल ब्रूनी आया था वो आया था फ्रेंड्स महमूद, गजनी के महमूद के साथ में। और फ्रेंड्स गजनी के महमूद के साथ में जब भारतीय आक्रमण में हुआ था तो वह सुल्तान के साथ में आया था। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कभी कभी फ्रेंड्स इसके द्वारा जो लिखित जो पुस्तक है उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो अल ब्रूनी के द्वारा जो लिखित पुस्तक थी वो थी तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद आपको याद रखना है, वो अल ब्रूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। धौली स्थित है, तो धौली कहाँ पर स्थित है, गंजाम में, चिल्का में, भुवनेश्वर में, या फिर जयपुर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक विवादित क्वेश्चन था। तो इसके जो राइट आंसर है वो चारों ऑप्शंस में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स धौली उड़ीसा जिले के पुरी में, यानी कि उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। तो धौली कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। तो इसमें पुरी कहीं भी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये एक विवादित क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आंसर पुरी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइयान भारत में आया, तो फाइयान भारत में कब आया था। तो फाइयान फ्रेंड्स भारत में जो आया था वो आया था 399 एडी में, 399 एडी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और फाइयान के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइयान के विषय में पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और फाइयान कौन था, फाइयान एक चीनी यात्री था। कौन था फ्रेंड्स, फाइयान एक चीनी यात्री था। और उसने क्या किया था, भारत में विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। तो दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था जो कि युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, या फिर सिकंदर लोदी। तो फ्रेंड्स आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप यदि कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते हैं तो उससे फ्रेंड्स आप खुद अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि फ्रेंड्स जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, कब हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 1526 ईस्वी में। और पानीपत के जो प्रथम युद्ध में बाबर से लड़ते हुए ये युद्ध में, यानी कि युद्ध स्थल में मारा गया था। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। और ये फ्रेंड्स इसके विषय में बताना चाहूँगा कि लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कोलीय विद्रोह लोगों से संबंधित है। तो कोलीय विद्रोह किन लोगों से संबंधित था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें ऑप्शन दिया है छोटा नागपुर, गुजरात, बंगाल और असम। तो जो कोलिया विद्रोह था
वो फ्रेंड्स मध्यकाल में यानी कि मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में यानी कि कोलिये जो लोग थे वो कार्य करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो जाता है तो जो दुर्गों का जो महत्व था वो ज़्यादा नहीं रहा था। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, 1824 की बात है कि पश्चिमी जो घाट है और कच्छ में जो सीमावर्ती भाग है यानी कि गुजरात का, तो वहाँ पर कोलियों ने क्या किया था, एक विद्रोह किया था। जिससे क्या हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने दबा दिया था। तो इसी के साथ में जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, कोल विद्रोह हुआ था वहाँ पर। तो जिसका जो नेतृत्व किया था वो किया था बुधो भगत सिंह ने। बुधो भगत ने बुधो भगत यानी कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। और ये किया था नेतृत्व 1831 से लेकर 1832 तक, 31 से लेकर 32 तक उन्होंने नेतृत्व किया था। तो इन्हीं के साथ में एक गंगा नारायण नाम से भी यानी कि इनसे इनके साथ में संबंधित थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका राइट आंसर गुजरात। तो गुजरात में भी कहाँ है कि उसका जो कच्छ का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर ये विद्रोह किया गया था। तो कोलिय विद्रोह किन लोगों से संबंधित था, तो कच्छ में यानी कि गुजरात। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं चंपारण, मुर्शिदाबाद, अलीपुर और रांची। तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो था उनका रांची से लेकर भागलपुर तक। और बिरसा मुंडा का जो मेन जो पर्पज़ था वो था फ्रेंड्स कि जनजातियों में समाज सुधार करना और ब्रिटिश सत्ता से इन्हें दूर रखना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो था रांची से लेकर भागलपुर तक, लेकिन भागलपुर ऑप्शन में नहीं है, तो रांची इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य में स्थित है। और नाथुला दर्रा क्यों प्रसिद्ध है यानी कि क्यों फेमस है, किस लिए बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा इसके विषय में कि जो नाथुला दर्रा है ये दर्रा महान हिमालय के अंतर्गत आता है। दूसरा फ्रेंड, ये जो डोकिया जो श्रेणी है उसके अंतर्गत आता है। और दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का ये मार्ग बनाता है। और यदि मैं प्रेजेंट की बात करूं तो फ्रेंड्स भारत और चीन के मध्य व्यापार इसी मार्ग से होता है। और इसकी यदि लोकेशन देखी जाए तो ये सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक उससे 52 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शंस आर गिवन, कोटला, बदरपुर, भद्रा या फिर कुडनकुलम। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुडनकुलम। और कुडनकुलम कहाँ पर है, ये तमिलनाडु प्रदेश का एक स्थान है जो कि परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स भारत का जो परमाणु ऊर्जा निगम है जिसको हम NPCIL बोलते हैं उसके द्वारा ये विकसित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था। अभी फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कितने आंसर्स यानी कि सही किए हैं, आप अपना जो कमेंट करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक इससे पहले वाले GIC प्रवेश जो GIC की जो परीक्षा है उसके क्वेश्चन पेपर्स को, सोल्ड क्वेश्चन पेपर्स को नहीं देखा है तो आप अपने स्क्रीन को जैसे टच करते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको इस टाइप का एक आई का बटन दिखाई देगा। उस आई के बटन को प्रेस करके आप इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन पेपर्स को आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए क्योंकि वहां पर ढेरों सारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल डाली हुई हैं और आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और इसी शुभकामना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस
वीडियो।